नमस्कार दोस्तों, ध्यान एकेडमी में आपका स्वागत है। इस उत्तर मूल्यांकन की श्रृंखला में आज हम एक नए प्रश्न का मूल्यांकन करेंगे जो कि पॉलिटी से है। ठीक है। और यह प्रश्न है, मैं जूम कर देता हूँ। प्रश्न है, निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? निशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण की भूमिका का आकलन कीजिए। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में लिखना है और इन्होंने लगभग 1.5 से 2 पेज में उत्तर लिखा है, आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से शब्द सीमा का पालन किया है। यहाँ पे शब्द सीमा का पालन हुआ है, यानी शब्द ना तो ज्यादा लिखे गए हैं ना ही कम है। आगे देखते हैं इन्होंने उत्तर किस प्रकार से लिखा है। तो देखिए, इन्होंने आरंभ किया कि भारतीय संविधान के डीपीएसपी में वर्णित अनुच्छेद 39(4) में निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसमें यह व्यवस्था है कि राज्य निर्धनों को निशुल्क विधिक सहायता देगा। ठीक है। तो यह एक प्रभावशाली यहाँ पे प्रस्तावना इन्होंने लिखी है, जिसमें सीधे हिट किया है कि संविधान में निशुल्क कानूनी प्रावधान के संदर्भ में किन प्रावधानों की चर्चा की गई है और उनसे संबंधित अनुच्छेद क्या है। एक चीज और महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 39 ही लिख देंगे फिर भी ये चलेगा, क्योंकि कई बार माइक्रो लेवल पर जाके 39(4) इस प्रकार की है, 39(1), 2, 3, 4 ऐसे याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद हो रहा है फिर भी आप केवल 39 लिख देंगे तो ये मतलब प्रभावशाली रहेगा, कोई बात नहीं है। इसी आगे है, इसी उद्देश्य को विस्तार देने हेतु 1995 में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का गठन किया गया। तो देखो भाई, विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो 1987 आया था, उसके तहत 1995 में इस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया था। आपने दोनों वाक्य एक में मिला दिए हैं। वाक्य क्या किए हैं? एक में मिला दिए हैं। ठीक है, इनको या तो एक प्रभावशाली वाक्य में लिखिए। ठीक है, वाक्य रचना ठीक करिए, सिंपल सी बात है। क्या वाक्य रचना ठीक करिए। यहाँ पे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है कि 1995 में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का गठन किया गया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में आया, उसके आधार पर 1995 में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। आप इस तरीके से लिखिए। ठीक है। आगे इन्होंने लिखा है, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने के हकदार कौन हैं? तो देखिए, आप बहुवचन में लिख रहे हैं। कई बार आप जहां से प्रश्न पढ़ते होंगे शायद वहां पर मिसप्रिंट की गलतियां होती होंगी, लेकिन खुद के ट्यूशन को, खुद की प्रैक्टिस पे भरोसा करिए। और जो आप लिख रहे हैं एक वचन में एक वचन जैसे शब्दों का प्रयोग करिए और बहुवचन में बहुवचन जैसे शब्दों का प्रयोग करिए। तो इन्होंने प्रश्न में भी देखिए, यहाँ पे है पे बिंदी नहीं लगाई थी, केवल लिखा है कौन है। ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे लिखा है, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने के हकदार कौन है। तो इस प्रकार के वर्तनी संबंधी अनुशुद्धियों से बचना। हिंदी जितनी परफेक्ट लिखेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। जब आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं आंसर, तो वो दोनों में बेहतर तरीके से लिखिए आप। ठीक है। आगे इन्होंने लिखा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होगा ना, दोनों बार अनुसूचित जाति लिख दिया है। महिला तथा बच्चे, महिलाएं होगा। आप बच्चे तो गलत है, वर्तनी संबंधी बिंदी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे महिलाएं होगा। क्यों? आप महिला महिला एक वचन और बच्चे बहुवचन ऐसे दोनों को मिक्स करके कैसे लिख सकते हैं? बहुत छोटी गलतियों को मैं पकड़ रहा हूँ जो आपको गैर प्रभावशाली बना सकते हैं। आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं और आपको हिंदी या इंग्लिश लिखनी नहीं आ रही है तो गलत है, और यही एक कारण है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है। मानव तस्करी से ग्रसित व्यक्ति, ग्रसित नहीं होता है भाई, पीड़ित होता है। ग्रसित शब्द का उपयोग कहीं पे कहीं और दूसरी जगह किया जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाएं तथा बच्चे होगा और ग्रसित नहीं, पीड़ित व्यक्ति होगा। मानसिक अथवा शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति, देखिए जो सक्षम होता है उसका विलोम शब्द अक्षम होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी शब्दों का चुनाव बेहतर रूप में करिए। कारागार में कैद व्यक्ति को संरक्षण, देखिए जब आप अंत में व्यक्ति शब्द उपयोग कर रहे हैं तो ये बहुवचन के रूप में है। ठीक है, लेकिन जब आप बीच में व्यक्ति शब्द, कारागार में कैद व्यक्तियों को, यहाँ पे व्यक्तियों होना चाहिए, व्यक्ति नहीं होना चाहिए। व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति को आप संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। विकलांग व्यक्ति, ये यहाँ पे ठीक है। ठीक है, विकलांग व्यक्ति यानी सभी विकलांग व्यक्ति। सामूहिक हिंसा, आपदा, बाढ़ से ग्रसित व्यक्ति। इस प्रकार के मतलब मुझे जहाँ पे कंटेंट पे कमेंट देना चाहिए कि इसमें क्या कंटेंट में सुधार होना चाहिए, मैं आपकी हिंदी राइटिंग के कमेंट दे रहा हूँ। ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी लिखने में समस्या आ रही है। मैं नाम यहाँ पे रिवील नहीं करता हूँ किसी स्टूडेंट का, लेकिन क्या है कि इनमें सुधार है। देखिए इनका कंटेंट अच्छा है, नो प्रॉब्लम। कंटेंट मतलब इसमें ऐसी अभी तक कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जो भी हमने सुधार बताए हैं ये कहाँ से बताए हैं आपको?
ये हिंदी लेखन से संबंधित सुधार हैं। तो कंटेंट अच्छा है लेकिन लेखन में थोड़ी सी कमी है। आगे इन्होंने क्या किया है कि राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण की भूमिका की चर्चा की है। भूमिका में इन्होंने हेडिंग के साथ कानूनी साक्षरता अभियान, फिर गांवों स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, संस्थागत ढांचे का निर्माण, केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न संस्थाओं का गठन करना। तो उन कौन से ऐसे संस्थाएं गठित की गई हैं, या नालसा के ही कुछ सेंटर्स खोले गए हैं राज्य स्तर पर, तो उनकी चर्चा यहाँ पे करिए ना, कुछ उदाहरण दीजिए। लैंगिक न्याय को प्रोत्साहन, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को कानूनी सहायता। आपको क्या करना है, ये जो जितनी हेडिंग है एक बार आप खुद से ना इन हेडिंग को काट के फिर पढ़िए। जरूरी नहीं है हर उत्तर में, हर जो उत्तर का पार्ट है, जितने भी भाग आप उत्तर में लिख रहे हैं सभी में हेडिंग ही बनाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके शब्द बचेंगे। अब आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे उदाहरण शामिल करें। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं कि विवादों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान। तो किसी राज्य का या नालसा की कोई रिपोर्ट आती है, वहां से देखिए कि कहाँ पे ऐसे समाधान जल्दी से हुए हैं, तो सीधे लिख दीजिए कि केरल में तेजी से समाधान हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उतनी तेजी से समाधान नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर एक और बहुत ही इससे ज़्यादा प्रभावशाली चीज़ आप उपयोग कर सकते हैं कि केस स्टडी, केस अध्ययन यहाँ पे लिखिए। ठीक है, आप सीधा डालेंगे केस अध्ययन नालसा, वो आ जाएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिए और इनको अपने नोट्स में आप शामिल कर सकते हैं। इसको केस अध्ययन को कहाँ लिखना है, भूमिका के बाद, जब ये सारे पॉइंट आप लिख लेंगे बिना हेडिंग के, इसके बाद लिखिए केस अध्ययन। ठीक है, उसमें बताइए कि 2 लाइन में बताइए कि इस केस में नालसा की मदद से किसी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को या किसी समुदाय को मदद मिली है। ठीक है, तो ये ज़्यादा अधिक प्रभावशाली होगा आपके लिए। आगे इन्होंने नालसा के समक्ष चुनौतियां चर्चा की है। देखिए प्रश्न को मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका का आकलन कीजिए। यहाँ पे भूमिका की चर्चा की गई है, तो भूमिका में मतलब कुछ चुनौतियां भी होंगी, तो इसके कुछ समाधान भी बताने पड़ेंगे। तो चुनौतियां तो इन्होंने यहाँ पर लिख दी हैं, तो समाधान अलग से बताएंगे तो क्या होगा कि अधिक शब्द खर्च होंगे और समय भी अधिक लगेगा। आपको इस किस समाधान के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या करना है कि चुनौतियां और समाधान अलग अलग मत लिखिए। यहाँ पे क्या है, केवल प्रश्न में केवल भूमिका पूछी गई है। ठीक है, ये तो चुनौतियां और सुधार आपको शामिल करने होंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा आगे की राह लिखिए। आगे की राह कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे इन्होंने लिखा है ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, तो आप इसको आगे की राह हेडिंग बनाइए यहाँ पर, चुनौतियों की जगह आगे की राह। ठीक है, वहां पर पहला पॉइंट बनाइए कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जागरूकता की कमी को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो इसमें कमी, यहाँ तक समस्या भी आ गई, दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए, यानी वो आगे की राह, वो समाधान वाला पक्ष भी आ गया है, सुधार वाला पक्ष भी आ गया है। जैसे डिजिटल, एक चीज और कमी पहले इनकी देख लीजिए क्या है, कुशल एवं योग्य अधिवक्ताओं का अभाव, डिजिटल साक्षरता का अभाव। तो भाई अभाव जैसे शब्द, एक्सट्रीम शब्द मत यूज करिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, एक्सट्रीम शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है, मैं क्यों बता रहा हूँ कि इनका प्रयोग क्यों नहीं करना है। अर्थ निकल रहा है कुशल एवं योग्य अधिवक्ताओं का अभाव, मतलब देश भर में कोई कुशल और योग्य अधिवक्ता नहीं है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं की तुलना में जो स्थानीय अदालतों के अधिवक्ता होते हैं उनमें कौशल की कमी होती है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते थे, या सीधा इतना ही लिखना तो आप ऐसे लिखिए कुशल एवं योग्य अधिवक्ताओं की कमी। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा है डिजिटल साक्षरता का अभाव। तो डिजिटल साक्षरता का अभाव नहीं होता, मतलब कोई भी व्यक्ति डिजिटल रूप से साक्षर ही नहीं है, जबकि अभी अभी एक कार्यात्मक साक्षरता सरकार ने घोषित की है, और उसके तहत आपका मेघालय, गोवा, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर ने खुद को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है, जिसमें कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता जैसे तत्व शामिल किए गए हैं उस कार्यात्मक साक्षरता की परिभाषा में। तो आपको ये तथ्य याद होने चाहिए, मैं आपको यहाँ पे फैक्ट के साथ बता रहा हूँ कि आप कितने यहाँ पे ब्लंडर कर रहे हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी लिख सकिए, लिखिए। ठीक है, और ऐसा ज़्यादा स्पेसिफिक होगा कि बिहार और मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में डिजिटल साक्षरता की कमी है, कुछ आंकड़े दे दीजिए ब्रैकेट में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लोक अदालतों की क्षीण शक्ति। ठीक है, क्षीण शब्द थोड़ा सा क्या कहते हैं, तत्सम शब्द है इस प्रकार का, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ राज्यों में प्राधिकरणों की निष्क्रियता। ठीक है, तो इनके यहाँ पे उदाहरण लिखे, जैसे मैंने अभी बताया था कि केरल में अधिक त्वरित रूप में ये नालसा के जो केंद्र होते हैं वो संचालित हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में इनकी जो कार्यात्मक प्रणाली है उसमें कमियां देखने को मिली हैं। इस प्रकार के उदाहरण के साथ लिखिए। आगे देखिए कि निशुल्क, इन्होंने निष्कर्ष में क्या किया है, निशुल्क विधिक सहायता समाज को कमजोर वर्गों को न्याय प्रणाली से जोड़ती है, इससे जरूरतमंदों को सशक्त और गुणवत्तापूर्ण न्याय की प्राप्ति होती है। तो भाई ये चीज़ नहीं करनी है।
मतलब ये प्रभावशाली लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो इनके ग्रामर एरर है, निष्कर्षता, हर प्रश्न में आप ये निष्कर्ष ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पे निष्कर्षता लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिखिए ना, निःशुल्क विधिक सहायता समाज के कमजोर वर्गों को न्याय प्रणाली से जोड़ती है। इस तरीके से आप देखिए, ठीक है। कुछ आगे कंसोलिडेटेड सुझाव दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिए कि इनकी क्या है, प्रस्तावना एवं भूमिका बेहतर लिखी गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका वाले भाग को संक्षिप्त में लिखते हुए उसमें उदाहरण शामिल किए जा सकते हैं। उसके पश्चात केस स्टडी आप लिख सकते हैं, जो अभी हमने बताया है, ठीक है। जब आलोचना या आलोचनात्मक विश्लेषण जैसे शब्दावलियां प्रश्न में प्रयुक्त नहीं की गई हैं, ये यहाँ पे थोड़ा मिस, एक शब्द ज़्यादा ऐड हो गया है, तो यहाँ पर चुनौतियां लिखने से अधिक बेहतर होगा आप आगे की राह लिखिए, जिसके तहत एक ही वाक्य में चुनौतियों को समझाते हैं उनके समाधान लिख सकते हैं। इससे शब्द भी बचेंगे और फॉर्मेटिंग अच्छी लगेगी, मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है। वो एग्जामिनर को रिफ्लेक्ट होगा कि आगे की राह लिखा है, यानी इसमें चुनौतियां और समाधान इन्होंने शामिल किया है। इस प्रकार आज थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन इसको डिटेल में बताना जरूरी था। इन सुझावों को शामिल करते हुए आप बेहतर एक उत्तर लिख सकते हैं। और यहाँ तक बने हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक उत्तर लेखन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके टेलीग्राम चैनल की और ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए और आप हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। 2026, 2027, 2028, ठीक है, जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं वो आप सब सारे लोग शामिल होइए, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए, इसमें है क्या, मंडे से फ्राइडे तक आप उत्तर लेखन करते हैं और सैटरडे में हम आपको निबंध लेखन करवाते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे 15 दिन पे एक टेस्ट भी आरंभ किया जाए, तो उन सभी सभी चीज़ों का एक बेहतर मूल्यांकन आपके समक्ष किया जा सकेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि लेखन ही सबसे महत्वपूर्ण है भाई, आपके मेन इस यूपीएससी या पीसीएस की जर्नी में। तो अगर जो आप लिख नहीं पा रहे हैं तो फिर तैयारी मत करिए। मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप लिखने के लिए मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं तो भाई इस शब्द से आप डिमोटिवेट कैसे हो जाएंगे? तो पहले लिखना शुरू करिए। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते रहिए। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड लक।